हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई दिव्य कुमार मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इंटेलेक्चुअल हैं। आप बहुत ही मजे लेकर बड़े शौक से उनकी बातें सुनते हैं, तो उनको अपने शो में मैं वेलकम कहता हूं। तो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। और आज आपका वेलकम, आप इतने दिनों बाद वापस आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और मैं उठ के सबसे पहले यही काम किया, मैंने आपसे राब्ता किया और आपको इनवाइट किया। तो थैंक तो यू, आपने मेरी दावत को कबूल किया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू। दिवक भाई, जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक आम मसला है कि यहाँ पर कोई बीमार हो जाए तो वो ये समझे कि वो मरने से पहले मर जाता है। हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम इस तरह का है कि वहां पर ना तो बेड मिलते हैं, अगर बेड मिल भी जाए तो डॉक्टर दस्तयाब नहीं, अगर डॉक्टर भी हो तो दवाइयाँ नहीं मिलती, अगर दवाइयाँ भी हो तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं खुद भी इस तरह के एक्सपीरियंस में गुजरा हूं कि मेरा भांजा जब बीमार हुआ, उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। जब वो ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई तो हमें वेंटिलेटर नहीं मिला, और वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह पाकिस्तान के अंदर एक अमूमी मसले हैं। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसको बहुत ज्यादा महंगे, ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इंजेक्शन नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। बहुत कष्ट काटना पड़ता है एक आम फैमिली का, अगर कोई पेशेंट बन जाए, कोई बीमार हो जाए। हम आज कंपैरिजन करेंगे इंडिया के साथ कि पाकिस्तान में जो सहूलतें दी जाती हैं लोगों को, सेहत की सहूलतें, और उसके मुकाबले में जो हमारे हिंदुस्तान है, भारत है, वहां पर लोगों को मेडिकल की सहूलतें किस तरह की दी जाती हैं। जरा इस पर बताइएगा। वहां पर अगर कोई एक बंदा बीमार हो जाता है तो उसको ये तो फिक्र नहीं होती कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे जो बीमार है उसका क्या बनेगा। ये थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। देखें सर, इंडिया का हेल्थ सेक्टर का देखें तो उन्होंने भी अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि हमें वर्ल्ड क्लास नंबर वन हेल्थ सेक्टर दुनिया का बनना है। ऑलरेडी टॉप 10 में इंडिया का आता है हेल्थ सेक्टर, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ ऐसी कोताहियां हैं जिसको इन्होंने पिछले 9 साल में कवर किया, और आने वाले अगले पहले 10 साल का, अब पहले 2025 का टारगेट है, 25 के बाद इनका 30 का टारगेट है, और फिर 47 का टारगेट ऑलरेडी सेट हुए हैं इनके। अगर इंडिया में सर देखें हेल्थ सेक्टर, पहली चीज तो इंडिया में अगर हेल्थ सेक्टर की जो सबसे अच्छी बात है, जो हम कंपेयर करें, तो इंडिया में तकरीबन हर बीमारी का इलाज हो जाता है। कोई मुझे नहीं लगता किसी बीमारी हो ऐसी हो, कोई एक ऐसी बीमारी होगी, एक या दो, जिसका नहीं होता होगा, लेकिन हर बीमारी का इलाज इंडिया के अंदर हो जाता है। और अब इंडिया की गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हर बीमारी का इलाज उसकी स्टेट में हो जाए। अब ये इनका टारगेट है सही। कि यार इस स्टेट के बंदे को उस स्टेट ना जाना पड़े, क्योंकि उस स्टेट की हॉस्पिटल करवाती है इस बीमारी का इलाज। तो अब ये इन्होंने टारगेट ये बनाया है कि हर स्टेट में हर बीमारी का इलाज हो। उसके अलावा फिर इंडिया ने, अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, एजुकेशन में डॉक्टर्स दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी इंडिया के ही होते हैं, नर्सेस भी इंडिया के होते हैं। हॉस्पिटल्स की कमी बहुत थी 2014 में, बेड्स की, हॉस्पिटल्स की। तो उस कमी को काफी हद तक पूरा किया गया, काफी हद तक, मतलब इतना कम पूरा किया गया कि अब 19-20 बचा है। मतलब आप समझे 2030 तक, 30 भी नहीं, 25 तक शायद ये कवर हो जाए सारा। जो हॉस्पिटलों की कमी है रूरल एरियाज में, छोटे शहरों में, टीयर 4 में हॉस्पिटल ही नहीं है, तो उसकी कमी। अगर हम बात करें जैसे वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस हो गए, कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो जरूरत होती हैं, वो एक परसेंटेज होता है, कोई कैलकुलेशन होती है इनके हेल्थ सेक्टर में, दुनिया के हर मुल्क में, कि आपकी अगर इतनी आवाम है तो आपके पास इतने तो मिनिमम होने ही चाहिए, कम से कम जी। इस मुल्क में। एमआरआई मशीन जैसे बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा MRI, CT स्कैन, वेंटिलेटर, डायलिसिस की मशीनें वगैरह, तो वो कवर कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद इसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है प्राइवेट सेक्टर का, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर में आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया का, आप अगर अपोलो देखें, फोर्टिस देखें, उनके इंडिया में बड़े बड़े शहरों में हर जगह ही उनके हॉस्पिटल है। इंडिया का अगर एम्स देखें तो एम्स का टारगेट है हर स्टेट में पहले एम्स खोलना है, फिर उस स्टेट के सारे बड़े शहरों में एम्स खोलना है। तो ये इनके टारगेट सेट हुए हैं। पहला टारगेट क्या है, पूरे शहर हर स्टेट में होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या है, उस स्टेट के हर बड़े शहर में होना चाहिए। एम्स की बात कर रहा हूं।
तीसरा टारगेट क्या है, जो छोटे शहर हैं वहां पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी हैं उनको अपग्रेड करो, और जहां पर नहीं है, जो बिल्कुल ही छोटे शहर हैं, जो टीयर 4 से भी आगे, जो गांव देहात हो गए, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाओ। जहां पर हॉस्पिटल बना नहीं सकते वहां पर टेली मेडिसिन लेके जाओ। आप देखिए सिर्फ ऑपरेशन या हॉस्पिटल नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है ना, आपके इलाके में डॉक्टर ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शहरों में होंगे या ऐसी जगह पे होगा, हॉस्पिटल पे बैठेगा गाँव देहातों में। तो अब वो टेली मेडिसिन लेके आए हैं 5G के ऊपर, तो अब उसको फैला रहे हैं। तो उसका भी टारगेट सेट हुआ है 27-28 तक का, शायद सेट हुआ है टेली मेडिसिन का। इसके अलावा आप देखें अफोर्डेबिलिटी, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें, पहले हम हॉस्पिटल्स का तो इलाज वगैरह अफोर्डेबल है, जी। ठीक है। दवाइयों में इन्होंने क्या किया, पहले तो इंडिया में जेनरिक मेडिसिन को लागू किया। जेनरिक मेडिसिन सर वो होती है कि जैसे अमेरिका की एक कंपनी ने एक दवाई बनाई, उसके पास उसका जी। पेटेंट है, ठीक है, वो पेटेंट एक्सपायर हो गया, 10 साल का या 18 साल का, 20 साल का जो पेटेंट है, वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उस दवाई को दुनिया में कोई भी बना सकता है बगैर उस कंपनी की परमिशन के, उसकी परमिशन के बगैर। तो जिन दवाइयों के पेटेंट एक्सपायर हो चुके हैं, उन दवाइयों को इंडिया की कंपनियां खुद बनाती हैं, तो वो आपको अमेरिका में जो दवाई 100 रुपए की मिल रही है, इंडिया में आपको 1 रुपए का पता मिलेगा। तो जेनरिक मेडिसिन में इतना फर्क आ जाता है। तो इंडिया में वो जन औषधि केंद्र उन लोगों ने शुरू कर दिए, जहां पे ये जेनरिक मेडिसिन बिकती हैं, स्पेशल फार्मेसी की दुकानें, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन बिकेंगी, और वो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी होती हैं, वो कुछ भी होता है। उसके बाद इंडिया की अपनी कंपनी आप देखें, दुनिया की वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वो इसी तरीके से है। फिर इंडिया में एक और चीज भी की है कि यार इलाज अच्छा होने से ज्यादा बेहतर है कि दुनिया बीमारियां ही ना हो ना इतनी ज्यादा। तो इंडिया सही। ने क्या किए हैं, सर्वे किए और वक्त वक्त पे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए हैं इंडिया के अंदर, कि बीमारियां ही, कुछ बीमारियां, वैसे तो इंसान है बीमार तो होगा, पर एक होता है ना कि पाकिस्तान में जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन ही आज तक नहीं हो पाई है कंप्लीट। डायबिटीज हमारे पास बढ़ गई, जबकि डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं, मलेरिया डेंगू ये कंट्रोलेबल चीज है, पर हम नहीं कर रहे। तो इंडिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्राम के नाम सुनाता हूँ। नेशनल वायरल हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइव्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, ये सारी बड़ी बीमारियां जो पैसे ले जाती हैं। जी। जी। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड विजुअल, ओ सॉरी बिजनेस कह रहा हूं, ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, ठीक है। इसके अलावा, उसके अलावा देखें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील जो है वो भी बेसिकली हेल्थ के अंदर आता है, जो बच्चों को मिड डे मील स्कूलों में दी जाती है ताकि माल न्यूट्रिशन ना हो, हर किसी को सारे न्यूट्रिशन मिलते रहे। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जनानी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वच्छता सुरक्षा योजना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम। ये कुछ हैं जिनको बताने में जी। मेरे को इतना टाइम लग गया, ये कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं। अच्छा, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई। एक तो ये है कि आपने जो एक डेफनेस के लिए कुछ प्रोग्राम बोला था, पाकिस्तान में कुछ जो लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुव्वत समात या सुनने की जो सलाहियत है वो कम होती है, यानी कि कोई किसी की 35%, किसी की 50%, उसका कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान में। वो यही कहते हैं कि जी आप वो मशीन लगाएं और वो जो कम आला समात होता है वो ही लगाएं।
क्या इंडिया के अंदर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए सवाल है कि अगर कोई इंडिया के अंदर इस तरह का इलाज है, कोई ऑपरेशन हो सकता हो, तो काइंडली हमारे यहाँ पर देखने वाले हैं उनको पता चले कि इंडिया के अंदर ये होता है। और दूसरा भाई, जो आपने कैंसर की बात की, तो मैं खुद इस तजर्बे से गुजरा हूँ। मेरी मिसेस को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। ये 4-5 साल पहले की बात है। तो मैंने वो पूरा इलाज करवाया, मेरा लाखों रुपया इसके ऊपर लगा। तो एक एक जो इंजेक्शन है वो तकरीबन 12,000, 15,000, 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन होता था जो लगता था। और बाज दफा वो उससे भी ज्यादा महंगा इंजेक्शन मुझे खरीदना पड़ता था, मुझे नहीं मिलता था। मुझे ये कहा जाता था कि अगर आपके ऊपर ज़कात लगती है तो फिर आपको अरेंज करके देखेंगे, वो भी उसके लिए फिर टाइम होता है, वो लंबा प्रोसीजर है कि वो इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वहां से अप्रूव होते हैं, बाज दफा मिलता है बाद में। वो काफी मैंने उसमें देखा कि लोग जिनके बेचारे नहीं, वो बड़े परेशान होते हैं। एक तो इंजेक्शन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कीमोग्राफी के जो कीमो होती है कैंसर के अंदर। और दूसरा, मेरी एक बेटी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसको हार्ट प्रेशर था, यानी उसके दिल के प्रेशर था बहुत ज्यादा। जो एक, जब दिल पंप करता है ब्लड को, तो उसको वापस नहीं आना चाहिए, यानी कि वो एक सेफ्टी वाल जैसे लगा होता है, वैसे एक वाल होता है दिल के साथ लगा हुआ। तो वो जब खून साफ होके ऊपर जाता है, तो वो उसका खून जब साफ होकर जाता था फिर वापस आता था, तो यानी कि दिल के ऊपर हर वक्त प्रेशर रहता था। उसकी वजह से उसका जो दिल है वो उसका साइज बड़ा होना शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, मैंने उसका पता किया था, कह रहे थे कि सिर्फ अमेरिका के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन क्या होगा कि उसका दिल भी चेंज होगा, और उसके सब ये लंग्स वगैरह, शायद इसी तरह, मुझे इतना नहीं पता। वो सारा दुनिया के अंदर सिर्फ एक हॉस्पिटल ही है कि वो उसके अंदर, इसका कोई इलाज नहीं। अगर हमारे कोई देखने वाले पाकिस्तान में इस तरह के बेशुमार जो पेशेंट हैं कि जो वक्त के साथ साथ बेचारे वो अपनी जान खो देते हैं। तो मैंने डॉक्टर से, मेरी बात हुई थी, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही रहे हैं रहीम यार खां में। वो ये कह रहे थे कि इंडिया हमसे 100 साल आगे है मेडिकल की फील्ड में। वहां पर जो डॉक्टर हैं हमसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं। वहां पर जो ट्रांसप्लांट होते हैं, वो किडनी के हों, लिवर के हों, या हार्ट के मुतल्लिक जितने भी होते हैं, वो सब पाकिस्तान से बेशुमार आगे। वो कहते हैं कि बहुत आगे हैं हमसे। तो ये भी थोड़ा सा आप बताइएगा कि उसकी वजह क्या है कि वो लोग हमसे आगे क्यों हैं। उनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादा हैं, उनके पास इक्विपमेंट जो हैं वो ज्यादा लेटेस्ट हैं, या वो दुनिया के साथ ज्यादा अटैच हैं, यानी अमेरिका या यूरोप के साथ ज्यादा अटैच, उसकी क्या वजूहत हैं। और दूसरा, ये पहले जो मैंने आपको चीजें बताई उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो बताइए। सर डेफनेस की आपने जो बात की उसके अंदर बहुत किस्म की डेफनेस होती है। जो कुछ होती हैं तो जो बिल्कुल ही डेफ होते हैं, तो उनमें अगर वो कब किस किस्म की बीमारी है, उसमें भी कुछ होता है कि जिसको आप रिकवर कर सकते हैं ऑपरेशन से, कुछ होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते। ऐसा ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का पाकिस्तानी, वो इंडिया गया था फोर्टिस में। उसका यही मसला था, उसकी डेफनेस थी। तो उसका जो मसला था वो क्यूरेबल था, उसका एक हल था। तो वो कंप्लीट डेफनेस है, उसकी कोई मशीन पीछे से इधर से कुछ लगाया था उन लोगों ने, इधर बिल्कुल पीछे बीच में उससे वो सही हो गया बच्चा। डेफनेस उसकी खत्म हो गई। सही। ब्लाइंडनेस खत्म हो सकती है, ठीक है, एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि देखें, ट्रांसप्लांट की जब आप बात करते हैं, इंडिया में हार्ट की हर चीज ही होती है, ऐसी कोई चीज नहीं। अब जैसे इसराइल है, इसराइल का अभी एक आया है कि उन्होंने अभी कुछ मेडिकल में बहुत बड़ा ऑपरेशन कुछ किया था, उन्होंने शायद कोई बॉडी जोड़ के वापस उसको रिकनेक्ट कर दिया था, कुछ कर दिया था। अब वैसे शायद ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी है तो उसको इंडिया में आने में शायद 4-5 साल लग जाए। जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया में ना होता हो। मतलब ऐसा कोई 25 साल 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में ना हो, ऐसा नहीं है। ये है कि अब नई टेक, अब इसराइल में वो अभी अभी तो आई है, कुछ महीने हुए हैं। तो अब उसको इंडिया में आने में लगेगा 3-4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएंगे उसको आने में। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जी। कुछ ये एडवांसमेंट जो इनोवेशन होती हैं। इसके अंदर जो तीसरी चीज आपने बात की कैंसर के ऊपर, ठीक है, इंडिया में पहली चीज तो सर कैंसर की आधी दवाइयां इंडिया खुद बनाता है, तो वो बहुत सस्ती है। कुछ दवाइयां इंडिया बाहर से मंगवाता है, तो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स तो फ्री होती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं वहां पर सब्सिडी सब दी जाती हैं। प्लस अभी आपको याद होगा तो मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम भी शुरू किया था। 50 करोड़ लोगों को, एक हर बंदे को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस साल का फ्री है, साल में 5 लाख तक का।
और जी। उसके शायद पता नहीं लोगों को कितने देने, कुछ रुपए देने, मतलब बहुत मामूली सा अमाउंट, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई रोड पे बैठने वाला भी दे सकता है, इतना अमाउंट था, जी। इतना कम अमाउंट। तो वो आपने जो शुरू शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया ना कि पाकिस्तान में लोग मौत से नहीं डरते, बीमारी से डरते हैं, क्योंकि बीमारी मौत से एग्जैक्टली। ज्यादा तकलीफ दे है पाकिस्तान में। तो ये सारा इशू है। अब देखें, आपने जो बाद में पूछा कि जो कंपैरिजन की, देखें इंडिया का स्टार्टिंग से ध्यान तो एजुकेशन की तरफ से स्टार्टिंग से ही था। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ मेडिसिन सब इंडिया से ही आए, फादर ऑफ आयुर्वेदा वो भी इंडिया से, फादर ऑफ योग मैं भूल गया आखिरी चीज, तो ये सब इंडिया से ही है। ठीक है, तो वो अच्छा, फिर 47 की भी अगर बात ले लें तो उन्होंने एजुकेशन को फोरमोस्ट रखा। पढ़ाई को तो इंडिया में हमेशा ऐसे ऊपर रखा है ना, मतलब पढ़ाई के बाद तो कुछ, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, उनका माइंडसेट ही यही है। इस वजह से वो एडवांसमेंट्स भी करते गए, इंस्टीट्यूशन एम्स वगैरह भी शुरू में उनके पास बहुत जल्दी खुल गए थे। फिर प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग से इन्वॉल्व था। अगर आप टाटा की बात करें, टाटा का कैंसर हॉस्पिटल 1920 से है, टाटा मेमोरियल जो मुंबई में, ये 1926 या पता नहीं 28 से है, अब आप इससे अंदाजा लगाएं। और फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रिसर्च करते हैं बीमारियों के ऊपर। मैं अभी आपको, आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, इंडिया ने ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन बना ली है 2022 में। उसकी जो इंडिया ने अपनी टेस्टिंग की है उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो गई। अब वो पूरी दुनिया में टेस्टिंग, जो वर्ल्ड टेस्टिंग होती है वो हो रही है। एक बार वर्ल्ड का अप्रूवल मिल जाएगा तो इंडिया पूरी दुनिया को ब्रेस्ट वैक्सीन देगा। अभी एक और कोई कैंसर था, उसकी भी वैक्सीन इंडिया ने 2 कैंसर की वैक्सीन बना ली है ऑलरेडी, ऑलरेडी जी। बना लिया। अच्छा, आपने कीमो की बात की। आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी है, उसका नाम, मेडिकल के नाम इतने मुश्किल होते हैं, याद रहता नहीं है। कीमो बहुत खतरनाक होता है, जिस्म को कमजोर करता है, ताकत खत्म, इम्यूनेशन खत्म, आपका टेस्ट सेंसेस खत्म, बाल वाल खत्म आपके सब कर देता है कीमो। इंडिया में भी वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो लेके आए हैं, और सारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो अवेलेबल है, और गवर्नमेंट भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहले एम्स में लेके जा रही है। एम्स के बाद जो उनके बड़े बड़े जो होते हैं ना, कि इस सूबे में सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये है, तो एम्स के बाद उधर लेके जा रही है, और उसके बाद फिर छोटे हॉस्पिटलों में कैंसर का लेके जा रही है। वो उसका नाम मैं भूल गया, वो बहुत अच्छी सी, वो कीमो से आप समझे 50-60% कम खतरनाक है, और वो इलाज भी जल्दी करेगा। कीमो भी 8-9 महीने की कीमो चलता है। ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ, तो वो इतना लंबा भी नहीं चलता, वो कम चलता है, उसमें खतरे वतरे भी कम है। तो वो चीज लेके आए वो लोग। अभी मैं यूपी का देख रहा था, यूपी में वो कुछ एटीएम जैसा लगा दिया, मेडिकल एटीएम हॉस्पिटलों में और जगह जगह पे। आप अंदर जाएंगे, वो टाइम भी जाया नहीं करते, वो बोलते हैं कि भाई डॉक्टर के पास आए हो तो इलाज के लिए टाइम का इंतजार क्यों, वो टेस्टिंग के लिए कुछ किया था उन लोगों ने। तो उसमें भी वो काम, वो हर एक चीज को देखते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, आपका वक्त, पेशेंट का वक्त कम लगना चाहिए, दवाइयां सस्ती होनी चाहिए, ऑपरेशन सस्ता होना चाहिए, बेड होने चाहिए, ऑपरेशन फटाफट ताबड़तोड़ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। तो वो उसके लिए इतने प्रोग्राम भी वो चलाते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम जो चला रहे हैं, अभी 2 प्रोग्राम का मुझे पता है, तो उस पर मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में सिटी स्कैन की जो अच्छी मशीन अगर सिटी स्कैन की लेते हैं तो वो 4.5 से 6 करोड़ रुपए की है, 4.5 से 6 करोड़ की। इंडिया में कुछ लाखों की है। वजह, इंडिया के अंदर बनती है। अभी जनरल तो इलेक्ट्रिक तो नहीं बनाता, पर पैनासोनिक, तोशिबा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बनाती हैं, इंडिया की खुद की कंपनियां भी बनाती हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हम बोलते हैं ना सियालकोट से मेडिकल का, अरे हमारे कैंची छुरियां जाती हैं। इंडिया मशीनें एक्सपोर्ट करता है मेडिकल की, एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन। वो एक आता है जिसकी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, उनके जो बॉडी के बेल्ट और रॉड्स जी। वगैरह आते हैं, वो तक इंडिया बनाता है। दवाइयां तो, पीपीपी किट्स तो, वो क्या डायलिसिस की यूनिट, वेंटिलेटर सब इंडिया में बनता है। भाई पाकिस्तान में वो आपको टेस्ट पता भी है बहुत महंगे वेंटिलेटर होते नहीं हैं। होता। आप जी। आप ये एमआरआई या सीटी स्कैन कराएं तो वो ज्यादा महंगे टेस्ट हैं। 15-15, 20-20 हजार एक टेस्ट का लग जाता है। सर काफी टाइम हो गया, लेकिन हाँ महंगे तो हैं, क्योंकि मशीनें इतनी जी। महंगी है ना, मसला ये, तो वो रिकवर भी तो करना है ना। अच्छा, हम लोग होते हैं तकलीफ में, हमारे मुंह से निकल जाता है यार क्या ये बंदा लूट रहा है। यार वो बंदा भी क्या करेगा जिसने 6 करोड़ लगाए, वो कैसे जी। निकालेगा? क्योंकि आपकी मशीन भी, आप जिंदगी
वो कहते हैं कि मशीन 25 साल तक चलेगी, पर आपको हर जी 5-6 साल में आपको चेंज करनी है, क्योंकि 5-6 साल में नई एडवांस मशीन आ जाती है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, आप पाकिस्तान के शिफा में चले जाएं, उधर इस्लामाबाद में, आप इधर आ जाएं आगा खान नेशनल में, वो बोलते हैं ये टेस्टे करवा के आना, पर इसी लेबोरेटरी से करवा के आना। वो क्यों बोलते हैं? जी। क्योंकि उसके बाद लेटेस्ट मशीनरी है। लेटेस्ट मशीन। तो अब वो भी बेचारा क्या करेगा? अब उसको भी पता है मुझे 6 करोड़ सिर्फ रिकवर करने हैं, प्लस प्रॉफिट भी बनाना है अगले 5 से 6 सालों में। अच्छा, आपने बात की थी कि इंडिया के हर जो शहरी है, उनका नागरिक है, उसका इंश्योरेंस हुई होती है। पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था हेल्थ कार्ड का। बोला गया था कि हर बंदे के पास जो है वो 10 लाख रुपए का कार्ड है जी, ये है वो है। चलता इसको नहीं आप था। कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में भी सहूलतें मिली थी, या सिर्फ वो नाम था? और दूसरा, आपने ये बोला कि इंश्योरेंस वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। पाकिस्तान में ये रुझान बिल्कुल भी नहीं है, लोग यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं करवाते अपनी। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर देखे, 50 करोड़ लोगों की तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कराई हुई है। ठीक है, जो लोअर मिडिल क्लास पुअर में हो गए, मिडिल क्लास से ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर से लोग करवाते हैं अपने घर के बड़े लोगों की, वो खुद की नहीं करवाते। तो खुद का तो 50-50 होता है ना, बड़े लोगों की तो बीमारियां पर आना ही है बड़ी उम्र में, तो वो बड़े लोगों की करवा लेते हैं। तो अर्बन में ये बहुत ज्यादा है। अर्बन में अगर आप देखेंगे तो अर्बन में 28% लोग करवाते हैं इंश्योरेंस। अच्छा। तो इंडिया के अर्बन में 28% भी बहुत बड़ा है, क्योंकि 50 करोड़ आप वो भी देखें, मैं प्राइवेट का नंबर दे रहा हूं, मतलब आप समझे 140 करोड़ में 50, 90 करोड़ का 28%। तो 90 करोड़ में से 28% लोग अपना प्राइवेट इंश्योरेंस करवाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर बनता है। अब सर वहां पर तो हराम है नहीं ना इंश्योरेंस, हमारे पास तो हराम है इंश्योरेंस, तो फिर ये भी तो एक इशू आ जाता है ना सारा, ये भी तो एक सही। मसला है तो ना। दूसरा, दूसरा जो कार्ड था इमरान खान का, उसका? सर पाकिस्तान वो 2-3 महीने चला, उसके बाद वो बस कार्ड जेब में रखने के लिए कि मैंने सेहत कार्ड है मेरे पास, वो ऐसे ही है। वो जैसे राशन कार्ड था, अभी फिर इनकम सपोर्ट कार्ड था, वो कुछ टाइम चलते हैं तो बस फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं चलेगा। ऐलान क्या किया था इमरान खान ने? किसी भी हॉस्पिटल में, जी। प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बोलते हैं हम लेते ही नहीं, जाओ जो करना कर लो। तो आपने सख्ती ही नहीं की ना प्राइवेट हॉस्पिटलों पे, तो वो प्राइवेट और हॉस्पिटल दूसरा वालों ने। वो वो सिर्फ आप एडमिट होना पड़ेगा आपको उसके बिल्कुल, लिए। एडमिट होना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा सर, वो एडमिट ही नहीं करते, वो तो एडमिट होने से पहले ही भगा देते हैं, तो उस पर क्या करें। जी। इसके अंदर तो देखिए सर, इंडिया में अभी जो एक और दो मिशन की जो मैं बात कर रहा था, एक है कि इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस को कैसे खत्म किया जाए, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं, ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, डोनेशन। अच्छा, पाकिस्तान में डोनेशन भी नहीं कर सकते, आपको पता है ना, ऑर्गन डोनेट नहीं किए जाते नहीं कर पाकिस्तान। सकते। हाँ, जी। तो इंडिया में एक तो ये इस वजह से भी बीमारियां बहुत कम, वो इलाज आसान हो जाता है। हम्म, ठीक है, इस वजह से इलाज आसान हो जाता है, बिल्कुल सही। ऑर्गन बड़ी डोनेशन बात है की। वैसे कि इतनी बड़ी आबादी को सही तरीके से सेहत की सहूलियात मुहैया करना बड़ी बात है। आप अब देखें, मैं रहीम यार खान जो एरिया है वो, एक ये समझे कि मैं उधर ही था। बलूचिस्तान से वहां पर मरीज आते हैं, सिंध से आते हैं, इधर पंजाब से भी वो जाते हैं, हालांकि छोटा सा शहर है। यहाँ पर तो हर शहर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छे वहां पर डॉक्टर्स होने चाहिए। इसकी बड़ी कमी है पाकिस्तान में, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। और वो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कोशिश करते हैं कि जी मैं कराची में चला जाऊं, मैं लाहौर में चला जाऊं, मैं इस्लामाबाद में चला जाऊं। सिर्फ माल बनाने की कोशिश होती है कि जो माल कैसे बने जाए। जैसे कि आपने शायद मूवी देखी हो, गब्बर मूवी थी अक्षय कुमार की, उसके अंदर में ऐसे ही था कि एक पेशेंट जो है मर जाता, तो उसके मरीजों को लूटा जाता है कि जी आपके में अभी ऑपरेट हो रहा है, अभी ये हो रहा है, हम बचाने की पूरी कोशिश कर सर रहे हैं। यकीन माने, उससे कई ज्यादा होता था इंडिया में, जो आज आज भी होता है, पर आज ना के बराबर हो गया। इससे कई लेकिन ज्यादा होता पाकिस्तान में था ये हो इंडिया रहा, आज भी में। हो रहा हाँ। है। आज भी अगर आपका पेशेंट मर गया है ना अंदर, तो वो डॉक्टर ऐसे ही आपको तसल्लियां भी दे रहे होंगे, और आपसे माल कैसे निकलवाना वो उसकी भी कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरीके से इससे और माल अच्छा, निकलवाया जाए। इंडिया में अभी एक आजकल नई चीज आ गई है, हॉस्पिटल भी जीरो कार्बन होने चाहिए, पेपरलेस हॉस्पिटल आ गया, पूरे डिजिटल हॉस्पिटल, वो हर चीज डिजिटल हॉस्पिटल में कर दिया। उससे भी बड़ी आसानियां हो जाती हैं, काफी गलतियां पकड़ी जाती हैं। अब मैं आपके आखिर में आता हूँ सबसे बड़ी चीज के ऊपर। ठीक है, इंडिया में अब चल रहा है कि एक नेशनल
पूरा इंडिया का, सारी आबादी का एक नेशनल मेडिकल डेटाबेस होना चाहिए ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन के ऊपर है तो मतलब सिक्योर है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन को किस तरीके से अभी तक हैक करना है या उसके अंदर घुसना है अभी तक वो आया नहीं है। तो बेसिकली चाइना से बचाने की बातें, मैं मेरे कहने का मतलब ये है चाइना ने बाय द वे एम्स को 2 दफा हैक किया इंडिया की, ठीक है, एम्स के सर्वर को। तो अब वो नेशनल मेडिकल डेटा का इस्तेमाल क्या करेंगे? आपको एक नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, उसको वो आपको एक आंकड़े लाके देता है कि इस जिले में सबसे ज्यादा ये बीमारियां, इस जिले में सबसे ज्यादा ये बीमारियां, और ये बीमारियां इस जिले में इस उम्र में हो रही हैं, ये बीमारियां इस जिले में इस उम्र के लोगों को हो रही हैं। उसके बाद आपके पास सैंपल्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, और हर पेशेंट का अब एक मेडिकल रिकॉर्ड बनेगा। अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, हम लोगों को खुद को अपना मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। जी। मेरा अगर कोई मुझसे डॉक्टर बोलेगा मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ, तो वो मेरे को अगर मैंने बनाया है तो मैं दिखा पाऊंगा। हाँ इंडिया जी। में अब गवर्नमेंट बनाएगी मेडिकल रिकॉर्ड, हर वेरी बंदे गुड। का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसके पीछे उसको क्या क्या पहले बीमारियां थी, किन किन डॉक्टर ने देखा था इसको, उसको क्या साइड इफेक्ट हुआ, इसका क्या ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। फिर पूरे इंडिया का ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे, भाई इस जिले में बीमारियां क्यों नहीं हो रही, उस जिले में ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी ताकि बीमारियों को ही खत्म किया जाए जड़ से। देखिए बीमारियां तो होनी है पर कम से जी कम हो बिल्कुल। ना, कम से कम उसका होनी चाहिए। रोकथाम होना चाहिए कि आइंदा से ना बिल्कुल। हो। एक दफा चलो हो गया, कोई बंदा बीमार हो गया या इलाके के अंदर कोई वबा फैल गई तो उसको कैसे बिल्कुल। कंट्रोल करना है। यहाँ पर ये बिल्कुल। पाकिस्तान में चीज नहीं है ऐसे। यहाँ पर तो कहते हैं जी बस जो होगा वो अल्लाह के ऊपर बिल्कुल। छोड़ देते हैं कि जी अल्लाह अब ठीक करेगा, दवाएं मांगनी शुरू हो जाते हैं। इसका तो एक और फायदा है, आप पहले तो आप इसका क्वांटम अंदाजा लगाएं, 140 करोड़ लोगों का डेटाबेस बनेगा, हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। उस डेटाबेस के ऊपर रिसर्च की जाएंगी, फ्यूचर की दवाइयां बनाई जाएंगी, वैक्सीनेशन के बनाना कितना आसान हो जाएगा, वैक्सीनेशन बनाना कितना आसान होगा, बीमारियों को रोकना कितना आसान होगा, हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होगी कि जब एक गवर्नमेंट के पास है ना इतना डेटा होता है ना पूरी आवाम का, तो कोविड जैसे जब वायरस आते हैं ना तो उनकी वैक्सीनेशन बनाना और भी जल्दी आसान हो जाता है। इंडिया ने 9 महीने में जो वैक्सीन बनाई शायद वो 4 महीने में बना लेंगे। सुपर कंप्यूटर्स, नेचुरल कंप्यूटर, जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है आज के जमाने में। तो ये फ्यूचरिस्टिक सोच है जो इंडिया कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने ये 25 तक का रखा है, 25 से ये काम डेटा बनाना शुरू करेंगे। तो अगर 25 से शुरू करते हैं, मैं कहता हूं 47 तक भी करते रहे तो कम से कम 47 में इनका क्या है, डेवलप कंट्री में नंबर 1 हेल्थ केयर होना चाहिए, नंबर 1 हेल्थ केयर होगा, बात खत्म। इसके अंदर दो चीजें और, इंडिया आपका 6th लार्जेस्ट मेडिकल टूरिज्म में भी आता है। अमेरिका से लोग इंडिया आते हैं, इलाज करवा के फिर अमेरिका चले जाते हैं, उनको वो ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो इंडिया का इलाज इतना सस्ता है कि सर मैंने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, वो बोलते हैं कि हम यूरोप से आए हैं इधर इलाज करवाने, और हम इधर 6 महीने से हैं, और हम इलाज करवा के वापस जा रहे हैं, और हमें 6 महीने का जो खर्चा है वो यूरोप का हमारा 30% भी नहीं बनता जो यूरोप में हमारा खर्चा होना था। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से जो बिल्कुल। आपको पता है कि लीवर ट्रांसप्लांट और हम्म, किडनी ट्रांसप्लांट। हम्म, और सबसे जो अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान से कुछ गरीब लोग जाते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, बिल्कुल फ्री इलाज होता है, कोई उनसे वो फीस नहीं लेते, कोई ऑपरेशन फीस नहीं लेते। अच्छा सर उसमें और भी बल्कि जो उनके तीन, रहने सहने खाने पीने का खर्चा भी वो लोग बर्दाश्त करते हैं। इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज, पाकिस्तानी लोग, जो मुझे दुख है ना जिस चीज का, पाकिस्तानी लोग मजबूरी में जाते हैं, दुनिया इंडिया जाती है क्योंकि वहां पर सस्ता है। मैं अमेरिका और यूरोप का जो दे रहा हूँ मिसाल, अफ्रीकन भी जाते हैं क्योंकि अफ्रीका में भी काफी चीजों के इलाज नहीं होता, पर अमेरिका यूरोप वाले जो है ना पैसा बचाने के लिए इंडिया जाते हैं। तो वो दुख होता है मुझे एक चीज, उस चीज का। दूसरी चीज, डॉक्टर्स में एक होता है वो क्या होती है, ऑर्थोपेडिक ओथ होती है, पता नहीं क्या होती है, जब डॉक्टर बन जाते हैं 5 साल बाद तो ये आपको ओथ लेनी। उस ओथ का मतलब ये है कि भाई तुम अपने पेशेंट में भेदभाव नहीं करोगे, एक ईमानदार ईडी को भी, ईडी की वो भी वैसे ही देखोगे, तो टेररिस्ट को भी वैसे ही तुम इलाज करोगे, वो ऐसी ओथ होती है। तो वो बराबर वो नहीं देखते पाकिस्तानी है या इंडियन है, वो देखते हैं कि पेशेंट है और इसको बीमारी है और इसको तकलीफ है।
और वो ये चीज हमारे पाकिस्तानी डॉक्टरों में नहीं है, ये आपको पूरी दुनिया में शायद मिल जाएगा। पाकिस्तानी डॉक्टर तो जी। बोलते हैं आ जा बेटा तेरे को लूटू, अंदर आ, तेरे ऐसा को ही है। लूटे आ जा। तीसरी चीज सर जी जो है मैं ना, जी 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 बोले बोले सर। मैं ये कह रहा था कि वो खुसूसी सलूक करते हैं वहां पर, बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत वाला सलूक किया जाता है कि यार ये गरीब है और इतनी दूर से आया है, इसका बच्चा बीमार है, तो उससे वो मोहब्बत का सलूक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और आप कभी देखें, आप कभी पोलैंड से, यूरोप से बहुत लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक बंदा आया था। तो उससे वो पूछ रहा था इंटरव्यूअर, भाई तुम तो पेंसिल्वेनिया में रहते, तुम यूपेन में जाके करवा सकते थे इलाज। बोलते मैंने जितने में यूपेन में मेरा इलाज होता है ना, मैं इधर इंडिया में ना इतने में फैक्ट्री लगवा लूं। हम्म, तो सही। ये था उसका जवाब। अब जाहिर सी बात है फैक्ट्री नहीं लगती, मतलब कोई छोटा कारखाना ही लगता, पर उसका जवाब ये था। तो ऐसे ही बहुत महंगी सहूलियात है पूरी दुनिया के अंदर, और इंडिया के अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के अच्छा साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा। जी जी हेल्थ में सर बहुत सी चीजें होती हैं, दवाइयां बनाने, रिसर्च करना अलग होता है, फिर होता है दवाइयां बनाना, दवाइयों का रॉ मटेरियल, सॉरी, एपीआई। जी अच्छा अभी इंडिया में दवाइयां और मजीद अगले साल से सस्ती होंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल पहले चाइना से इंपोर्ट होता था। अभी इंडिया ने चाइना का तकरीबन इंपोर्ट कैंसिल कर दिया, 70-80% वो उन्होंने बैन लगा दिया है। इंडिया में अब बनेगी कोई 20-30% आएगा, तकरीबन बैन है, तो और सस्ती होंगी। रॉ मटेरियल की फैक्ट्रियां अलग होती हैं एपीआई की, फिर दवाइयां बनाने वाली कंपनियां होती हैं, रिसर्च, रॉ मटेरियल, दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग हॉस्पिटल्स, उसके बाद आपके मेडिकल टूरिज्म के जो हॉस्पिटल्स होते हैं स्पेशलिटी वाले, वो हो गए आपके। उसके बाद आप कॉलेजेस पे चले जाएं, एजुकेशन सेक्टर पूरा आपका हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया आपका। उसके बाद मशीनों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप उस पे चले जाएं। जी ये सारी इंडिया में थोक के भाव से, थोक के सर, थोक के भाव से। फिर फार्मेसी की दुकानें, आपकी पैथोलॉजी लैब्स, आपके ये टेस्टिंग सेंटर्स, ठीक है, ये भी थोक के भाव से। अब आते हैं जो नहीं, जो इंडिया में अब शुरू हो रहा है काम। इंडिया में दो चीजें अभी जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही है, एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस, प्राइवेट चार्टर फ्लाइटें, और उस प्लेन के अंदर ही पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। तो इंडिया में अभी ये सर्विस बहुत उरूज पे है, लोग इसके अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दुनिया में जो पेशेंट होंगे वो आते हैं दूसरे प्लेन से लेके, दूसरी कंपनियों के, तो वो प्लेन जी भी अब इंडिया का ही होगा। तो बेसिकली उसमें भी वो, मतलब इंडिया ही कमाएगा, ठीक है। जो तीसरी दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो इंडिया ने अभी दुनिया को देख के वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि एक हेल्थ केयर पार्क बना रहे हैं। अच्छा मैं इधर पार्क की बात कर रहा हूँ, लोग इसको उससे कंपेयर ना कर लें जो आपके यूपी में जो बन रहे हैं ना हेल्थ के, जो भी पार्क जोन जी जो भी बन रहा है, वो अलग चीज है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ये होता है कि जैसे आपका 2,500 एकड़ जमीन ले ली, उसी के जी अंदर हॉस्पिटल भी, उसी के अंदर आपका कॉलेज भी, उसी के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिसर्च भी है, सब एक जगह कर दिया। ये हम्म। जितनी चीजें मैंने आपको 12-13 हेल्थ केयर की समझाई ना, ये यानी मेडिकल सारा सिटी बन एक गया जगह। सारा। हाँ पूरा मेडिकल शहर, सिटी। हाँ मेडिकल सिटी, हेल्थ पार्क, मतलब बेसिकली आप इसे कह सकते हैं उस तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग भी उसी के अंदर होगी, हर चीज हर किस्म की। तो ये अभी दुनिया से, अभी दो दुनिया में भी बहुत कम जगहों पे, एक दो चाइना में, एक या दो चाइना में, एक आप साउथ कोरिया में, अमेरिका और यूरोप में कुछ है, तो उनको कॉपी करके अभी ये इंडिया में अपना बना रहे हैं। और मैं कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए कभी भी। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने सिंस 1947 से भी पहले, मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया, वो रिसर्च भी करते हैं, उनके अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने अभी बात की ना कि आपको वो जो नई टेक्नोलॉजी कैंसर की, सर वो टाटा वाले पहले इंडिया में लेके आए, गवर्नमेंट ने बाद में अडॉप्ट किया। तो आप हाँ उससे अंदाजा लगाएं कि ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को हमें नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो देवक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के साथ जो इंडिया के अंदर जो रिसर्च हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है मेडिकल को लेके, उसके ऊपर एक मुकम्मल बात की, मुकम्मल बताया। इसमें बहुत सारी अभी बातें होने वाली हैं, तो हम आइंदा भी बिल्कुल आने वाले प्रोग्राम में भी इसका मजीद जिक्र करेंगे, कोई नई डेवलपमेंट होती है वहां पर मेडिकल को लेके। देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है, जैसे कि हेल्थ का सेक्टर बहुत ही यहाँ पर लोगों को
सहूलियत ना होने के बराबर है। मैं, क्योंकि मेरा हर बंदे का वास्ता पड़ता है, हर बंदा बीमार होता है, हर बंदे के रिलेटिव में कोई ना कोई बीमार होता है। तो हम तो परेशान हो जाते हैं कि जब हॉस्पिटल जाके उसकी सहूलत देखते हैं, या मेडिसिन नहीं मिलती, या जो जिस तरीके से उनको वहां पर ट्रीट किया जाता है, या जिस तरह से बाद में वो नए मसाइल से वो दो चार हो जाते हैं। तो उसके मुकाबले में इंडिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है मजीद भी, जैसे कि दिविक भाई ने बताया कि हर बंदे का डाटा जो है वो मुरतब किया जाएगा, बताया जाएगा, वो खुद ही वो सारा कुछ करेंगे। और उससे ज्यादा रिकॉर्ड जब मेंटेन हो जाएगा तो बीमारियों के साथ लड़ने में ज्यादा आसानी होगी वहाँ की गवर्नमेंट को। चाइना के वायरसों से भी। चाइना के बारे से भी बिल्कुल, वो तो सारी दुनिया को उसका सामना करना पड़ता है। तो बेचारा इंडिया फिर वो वहां पर वैक्सीन जल्दी वो बना के पूरी दुनिया में वो बिल्कुल। देगा ताकि उससे भी लड़ा जा सके। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आपका आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शुक्रिया, प्रोग्राम थैंक को यू, लिए। थैंक यू। नमस्कार।